गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आप सभी को पता है आपकी दोस्तों साइंस की क्लासें आपकी चल रही हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आपके लिए बायो और केमिस्ट्री आपके लिए करा चुका हूँ। और प्रेजेंट में आपकी चल रही है दोस्तों फिजिक्स। और फिजिक्स में आपका टॉपिक चल रहा है दोस्तों दाब, यानी प्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करा चुका हूँ। और दाब का ही पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे उत्प्लावन बल और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होते हैं, बांध के पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें या फिर जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों अपने हर ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें आपके लिए कराई जा रही हैं दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने नोट्स अवश्य बनाएं और नोट्स को रेगुलर रिवाइज किया करें। तो चलिए दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक चल ही रहा है दोस्तों प्रेशर, और प्रेशर में ही हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं दोस्तों उत्प्लावन बल के बारे में, यानी दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। और उत्प्लावन बल जो है आपका, इसे ही दोस्तों हम उत्तक्षेप का नियम कहते हैं या आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह सिद्धांत जो है यानी उत्प्लावन बल के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है किसने बताया था दोस्तों, आर्किमिडीज साहब ने ये सिद्धांत दिया था, यानी इन्होंने ही उत्प्लावन बल के बारे में बताया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ आपसे यहाँ आपको याद रखना है दोस्तों, किसी तरल यानी द्रव या गैस में आंशिक रूप या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। और चाहे आपका द्रव हो चाहे गैस हो, उस द्रव के द्वारा किसी पिंड पर द्रव द्वारा जो बल लगाया जाता है ऊपर की ओर, उसे कहते हैं हम दोस्तों उत्प्लावन बल, उस वस्तु पर। तो आपको याद रखना है दोस्तों, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, किसी द्रव या गैस द्वारा उस द्रव में डूबी हुई या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उस द्रव के द्वारा, वो कहलाता है दोस्तों आपका उत्प्लावन बल, ठीक है दोस्तों। और जितने भी आपके दोस्तों, ये आपने देखा होगा बोट जो है आपकी तैरती है, नाव जो आपकी तैरती है दोस्तों, कुछ लकड़ी होती हैं जो तैरती हैं पानी में, वो किसके कारण तैरती हैं दोस्तों, उत्प्लावन बल के कारण। बर्फ़ जो होती है आपकी पानी में तैरती है, वो क्यों तैरती है, उत्प्लावन बल के कारण। तो यही है दोस्तों आपका उत्प्लावन बल, और इसके बारे में आपको याद रखना है सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, इसका अगला पॉइंट आपको याद रखना है, उत्प्लावन बल नावों, जलयानों और गुब्बारों आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो नावें होती हैं जो पानी में चलती हैं, नाव जो होते हैं, गुब्बारे जो होते हैं, गुब्बारों में गैस होती है, तो गैस भी अपना उत्प्लावन बल लगाते हैं दोस्तों, तभी तो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, उत्प्लावन बल के कारण द्रव में आंशिक पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु के भार में कमी होती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों ये कोई पिंड है, ये इसमें डूबा हुआ है। ये दोस्तों पानी की सतह है यहाँ तक, और पिंड यहाँ तक आधा डूबा हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो पिंड है, ये जो जितना डूबा हुआ है, ये जो हिस्सा, ये हिस्सा भाई देखिए ये पानी है, ये जो निचला पार्ट है जो ये डूबा हुआ है, भाई इसने पानी भी तो विस्थापित किया होगा, तभी तो इसने ये जगह ली है। तो आपको याद रखना है, जो पिंड या जो वस्तु पानी में जितना डूबती है वह उतने ही भार के बराबर क्या है दोस्तों, जो है द्रव को विस्थापित करती है। यानी दोस्तों जितना भार पानी में डूबा हुआ है, जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है किसी पिंड का, उतना ही वह भार जो है द्रव के रूप में बाहर की ओर निष्कासित करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो आभासी भार जो होता है वह कितना होता है, तो वो हटाए गए उस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आभासी भार क्या होता है दोस्तों, वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल।
यानी हटाए गए द्रव के भार के बराबर। जिसमें फर्स्ट केस होता है दोस्तों, यदि वास्तविक भार ज़्यादा हो वस्तु के द्वारा हटाए गए भार से तो वस्तु डूब जाएगी। यानी दोस्तों वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा द्रव के घनत्व से तो भी वस्तु डूबेगी। यानी वास्तविक भार जो है दोस्तों घनत्व के बराबर होता है। ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अगला सेकंड केस है, वस्तु का भार हटाए गए भार के बराबर हो तो क्या होगा दोस्तों, वस्तु तैरेगी। यानी दोस्तों वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होगा। वहीं थर्ड केस आपको याद रखना है, वास्तविक भार कम हो हटाए गए भार से तो वस्तु जो है दोस्तों तैरेगी, परंतु कुछ भाग द्रव के सतह के ऊपर होगा। यानी दोस्तों वस्तु का घनत्व होगा कम बजाय द्रव के घनत्व के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं द्रव के बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों, कोई वस्तु द्रव में कब डूबेगी, जब वस्तु अपने भार से कम द्रव का भार हटाएगी। कब डूबेगी दोस्तों, जब कोई वस्तु अपने भार से कम द्रव का भार हटाएगी। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का भार ज़्यादा है द्रव का भार कम है। वस्तु का भार ज़्यादा होगा यानी घनत्व ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वहीं आगे आपको याद रखना है दोस्तों, हाइड्रोमीटर एक दोस्तों ये द्रव घनत्व मापी होता है हाइड्रोमीटर, और उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। वहीं दोस्तों एक होता है आपका दुग्ध घनत्व मापी जो कि इलेक्ट्रोमीटर के नाम से जाना जाता है, और यह भी दोस्तों आपका उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, पनडुब्बियाँ जो होती हैं, मछलियाँ आदि समुद्र में नीचे जाने के लिए उत्प्लावन बल सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अगला है, आगे आपको याद रखना है दोस्तों, उत्प्लावन बल का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि उत्प्लावन बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, P माइनस पी जी वी। रो P का मतलब है दोस्तों द्रव का घनत्व, G का मतलब है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, और B का मतलब है दोस्तों वस्तु का वह आयतन जो तरल में डूबा हुआ है, यानी कितना आयतन तरल में डूबा हुआ है, ये होता है दोस्तों B। B का मतलब होता है दोस्तों वॉल्यूम यानी दोस्तों आयतन। G का मतलब होता है दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। जिन स्टूडेंटों को दोस्तों हिंदी समझ में नहीं आए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोस्तों स्टूडेंटों को समझ में नहीं आते, तो उन्हें मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। यानी दोस्तों कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बशर्ते आपको क्या करना है दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, उसके नोट्स बनाने हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना है, रिवाइज करना है, और सारे कंटेंट को अच्छी तरह से समझना है, देखना है, पढ़ना है। और गारंटी है दोस्तों मेरी कि इससे बाहर, चाहे आप बायो उठा लीजिए, चाहे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी टॉपिक उठा लेना, इससे बाहर दोस्तों RRB JEE से लेकर CGL का कोई सा एग्ज़ाम उठा लीजिए, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, इस कंटेंट से बाहर कहीं पर भी आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों गारंटी मेरी है, बशर्ते आपकी क्या गारंटी है कि आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है अच्छी तरह से। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, समुद्री जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होने के कारण समुद्री जल उत्प्लावन बल अधिक लगाता है। इसलिए कोई नाव या जहाज नदी से चलता हुआ अगर समुद्र में प्रवेश कर जाए तो थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्योंकि दोस्तों साधारण पानी के बजाय समुद्र का पानी जो है दोस्तों उसका घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों वह नमकीन होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, उत्प्लावन बल द्वारा आर्किमिडीज ने राजा के सोने के मुकुट की शुद्धता को जो है दोस्तों प्रमाणित किया था। और दोस्तों उत्प्लावन बल द्वारा वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। आपेक्षिक घनत्व जो है दोस्तों उत्प्लावन बल के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। जैसे कि दोस्तों आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, दोस्तों मात्रक। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है, जो आपेक्षिक घनत्व है ना तो इसकी कोई मात्रक होता है इसका, ना ही कोई इसका बेमा होती है, कुछ नहीं होते, मात्रक विहीन और मात्रक बेमाहीन राशि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फॉर्मूले आपको याद रखने और डायरेक्टली इनके आधार पर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है दोस्तों, ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ठोस का वायु में भार क्या है बटे में जल में ठोस का भार क्या है। दोस्तों जल में ठोस के भार में कितनी कमी आई है, और कमी कितनी आएगी दोस्तों, जो द्रव्य जितना विस्थापित हुआ है उसके द्रव के भार के बराबर। अगर आपको ठोस के भार की कमी निकालनी हो तो
उस ठोस के द्वारा कितना द्रव जो है दोस्तों विस्थापित किया गया है उसका भार आप लगा देना, सीधा आपका दोस्तों जल में ठोस के भार में कमी आपकी निकल आएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपका फॉर्मूला बनता है ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है दोस्तों, ठोस का वायु में भार बटे जल में ठोस के भार में कमी। वहीं दोस्तों द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, द्रव में ठोस के भार में कमी बटे जल में ठोस के भार में कमी। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, जब वस्तु द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई हो तो दोस्तों वस्तु का घनत्व बटे द्रव का घनत्व होता है बराबर में किसके दोस्तों, वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, एक होता है वायु दाब मापी जो कि दोस्तों बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। दाब मापी क्या होता है दोस्तों, मैनोमीटर। और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। आगे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली प्रमेय जो कि बर्नौली साहब ने दी थी। तो देखिए दोस्तों बर्नौली प्रमेय क्या कहती है, क्या इसमें बताया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बर्नौली प्रमेय जो है दोस्तों दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों डेफिनेशन जो है हमारे सामने आती है निकल कर। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। श्यानता के बारे में समझेंगे, संपीड़ता के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बर्नौली की प्रमेय के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बर्नौली प्रमेय के बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, यदि द्रवों के धारा रेखीय प्रभाव पर लागू होती है। यह है दोस्तों जो बर्नौली प्रमेय है जो है यह द्रवों के धारा रेखीय प्रभाव पर लागू होती है। और धारा रेखीय प्रवाह में प्रत्येक कण अपने पहले से गुजर रहे कण के पथ का अनुसरण करता है और धारा रेखीय प्रवाह एक निश्चित वेग तक ही लागू होता है, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग। और क्रांतिक वेग से अधिक द्रव का वेग होने के कारण कण जो है टेढ़ी मेढ़ी गति करने लग जाते हैं, जिसे दोस्तों हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। अब दोस्तों ऐसे में एक तरीके से आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपने इस जगह पर कोई पानी डाला, इस जगह पर पानी डाला। अब हुआ क्या दोस्तों, यहाँ से पानी धीरे धीरे इधर की साइड बहने लगा। तो दोस्तों इसी रेखा में ये बहता रहेगा इसी प्रकार से। तो आपने देखा दोस्तों इसके पथ में, इसके ये जो द्रव बह रहा है इसके पथ में कोई विचलन नहीं हुआ है, ठीक है, कोई विचलन, सीधी रेखा में जिस प्रकार ये जा रहा है उसी प्रकार जा रहा है। यानी दोस्तों एक कण, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, ये बूंद थी, ये इधर से इधर बहने लगी, फिर दूसरी बूंद इसके पीछे पीछे इससे मिली, फिर ये भी इधर साइड में बहने लगी, फिर तीसरी बूंद ये मिली, ये भी इधर ही साइड में बहने लगी। तो ये होता है दोस्तों रेखीय प्रवाह। अब दोस्तों विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं, यानी दोस्तों होता क्या है कि ये जो जल है ये बह रहा है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई बूंद है, ये बह रही है, हमने यहाँ पर पानी डाला इस जगह पर। अब ये पानी क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बहना स्टार्ट होगा, फिर इधर जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए ये प्रारंभिक पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर जल के जितने भी पॉइंट हैं, जितने बिंदु हैं, जितने भी छोटे छोटे कण हैं, उनकी गति कम होती चली जाएगी और इसके जस्ट पीछे के जो कण हैं पानी के, वो क्या है दोस्तों, उनकी गति यहाँ तक आने तक दोस्तों धीरे धीरे कम होगी, लेकिन इससे ज़्यादा होगी। इस जो सबसे आगे वाला जो बिंदु है, इस बिंदु पर जितने भी पानी के जितने भी कण हैं, जितने बिंदु हैं, उनका वेग इससे जस्ट पीछे के बिंदुओं से जो है दोस्तों थोड़ा सा कम होगा। यानी पॉइंट जो बिंदु के कण, जल के जो कण हैं, सॉरी दो कण नहीं हम बोल सकते, कुछ बूंदें जो हैं उनसे कम होगा, लेकिन इनका वेग ज़्यादा होगा बजाय इनके। तो क्या होगा दोस्तों, जब इनका वेग ज़्यादा होगा और इनका वेग धीमा हो जाएगा तो ये तो धीरे धीरे मान लीजिए यहाँ कर समाप्त हो गया, अब ये बहेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों होगा क्या, जैसे ही ये कण आएगा यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ तक तो ये भीग गया है, लेकिन इसकी गति बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों ये इससे रास्ता नहीं देगा। लेकिन दोस्तों होगा क्या, ये इधर जाने के बजाय सीधा इधर घूम जाएगा, फिर इधर से ऐसे इस प्रकार से ये ब्रांचों के रूप में टूटता चला जाएगा। तो ये होता है दोस्तों विक्षुब्ध प्रवाह, यानी टेढ़ा मेढ़ा होते चले जाना, पानी की धारा का टेढ़ा मेढ़ा होते चले जाना और बहते चले जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बर्नौली प्रमेय जो होता है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय किसी गतिशील द्रव की दाब ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मध्य जो है दोस्तों संबंध स्थापित करती है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं बर्नौली जो प्रमेय है दोस्तों ये दाब ऊर्जा जिसे हम दोस्तों पी के नाम से जानते हैं और स्थितिज ऊर्जा mgh प्लस में क्या है दोस्तों गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के रूप में जानते हैं। यानी दोस्तों इन तीनों का योग जो है दोस्तों बर्नौली प्रमेय का जो है दोस्तों ये रूल है जिसमें दोस्तों इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। क्या है दोस्तों दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तीनों को ही जोड़ दिया जाता है, यानी इनका योग ही दोस्तों बर्नौली प्रमेय कहलाता है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों जबकि द्रव की श्यानता व संपीड़ितता नगण्य हो। आगे आपको याद रखना है दोस्तों आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसकी श्यानता व संपीड़ितता शून्य होती है। आदर्श द्रव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श द्रव क्या होता है तो देखिए दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आदर्श द्रव वही होगा जिसकी श्यानता और संपीड़ितता शून्य हो। अगला पॉइंट आपको याद रखना है जब कोई आदर्श द्रव यानी अश्यान या संपीड़न जो होता है, जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है तो वह प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर इकाई रूप में बहने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों प्रत्येक बिंदु पर इकाई रूप में बहने का कार्य करता है और जो कि दोस्तों धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ ये आपका धारा रेखीय बिल्कुल सीधी रेखा में बहे अगर पानी या फिर एक ही रेखा में बहता रहे, चाहे वो इस प्रकार हो, चाहे वो इस प्रकार हो, चाहे इस प्रकार हो, लेकिन यही पानी की धारा जो है दोस्तों अलग अलग शाखाओं ब्रांचों के आधार पर बहने लगे तो वो विक्षिप्त प्रवाह आपका कहलाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा आगे है दोस्तों आपको अगला पॉइंट याद रखना है दोस्तों आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसकी श्यानता व संपीड़ितता शून्य हो। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में गति करे तो वह प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर इकाई आयतन की कुल ऊर्जा का मान नियत अथवा कांस्टेंट रहता है। यानी दोस्तों कोई भी प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर इकाई आयतन की कुल ऊर्जा का मान कितना होता है दोस्तों दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर कुल ऊर्जा का मान होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों प्रवाह के जिस बिंदु पर वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। वो तो ऑफिशियली आप भी समझ सकते हो दोस्तों, वेग ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा और जिस बिंदु पर प्रवाह का वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बर्नौली प्रमेय के दोस्तों कि आंधी तूफान में टीन की छत झोंपड़ी आदि का उड़ जाना, क्योंकि दोस्तों वेग ज़्यादा होता है और दाब कम होता है तभी तो वो उड़ते हैं। अगर दाब ज़्यादा होगा और वेग कम होगा तो क्यों उड़ेंगे। तो दाब कम होता है, वेग ज़्यादा होता है, हवा का प्रवाह ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो जो है दोस्तों छतें जो हैं झोंपड़े जो होते हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है तेज़ गति से चलती हुई ट्रेन द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेना, क्योंकि दोस्तों हवा का वेग ज़्यादा होता है बजाय आदमी के बाहर के। वहीं दोस्तों वायुयान का उड़ान भरना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों वायु दाब कम होता चला जाता है और वायुयान की गति जो है दोस्तों तेज हो जाती है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों ये मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ क्रिकेट की बॉल की स्पिन गति मैग्नेस प्रभाव के आधार पर कार्य करती है। तेज गति से चलते हुए दो वाहनों या पानी के जहाज़ों के टकराने की संभावना बनती है। नली में द्रव के प्रवाह की दर मापने वाला यंत्र बेंचोमीटर वो भी दोस्तों आपका बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। और निर्वातक जो होता है वो भी एक फुव्वारा, आपने स्प्रे देखा होगा, स्प्रे जो हम करते हैं, आपने कभी कटिंग कराई होगी, कभी आप हेयर कटिंग वाली शॉप पर गए होंगे तो वहाँ आपने कट कराई, तो स्प्रे जो करते हैं आपके बालों पर पानी का छिड़काव देते हैं वो फव्वारा कहलाता है। और वो क्या किस प्रकार करता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा तीनों पर कार्य करता है। यानी दोस्तों बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पिपेट होता है दोस्तों, ये भी आपका जो है दोस्तों याद रखना है। अगला है आगे देखते हैं दोस्तों हम श्यानता के बारे में हम समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, और ये आपको याद रखना है दोस्तों। श्यानता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं श्यानता के बारे में। तो देखिए दोस्तों श्यानता किसी तरल के गाढ़ेपन या फिर श्यानता किसी तरल की वह क्षमता है जो उसके बहने का विरोध करती है। यानी दोस्तों
आपको याद रखना है कोई द्रव है जिसका गाढ़ापन, जो कि मान लीजिए दोस्तों आपका एक पानी है दोस्तों, ये पानी है आपका, क्या है दोस्तों, वाटर। ये आपका दोस्तों मान लीजिए कोई द्रव है, गाढ़ा द्रव है, ठीक है, एक मिनट, ये कोई दोस्तों आपका गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा द्रव, ठीक है दोस्तों, और ये आपका पानी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों पानी का बहाव ज़्यादा होगा बजाय इस गाढ़े द्रव के बजाय इस गाढ़े द्रव के पानी का बहाव ज़्यादा होगा। क्यों दोस्तों, इसकी श्यानता कम है, इसका गाढ़ापन, इसके जो कण हैं, इस द्रव में जो पानी के जो कण हैं, उस बूंद में जितने भी कण हैं, पानी की बूंद में, उस पानी में जितने भी कण हैं वो बहुत दूर दूर हैं बजाय उस गाढ़े द्रव के। क्योंकि दोस्तों गाढ़ी चीज़ जो होती है, गाढ़ा द्रव होता है, चाहे ठोस पदार्थ लगा लीजिए, चाहे अर्ध ठोस पदार्थ आप उठा लीजिए, जैसे ग्रीस हुआ, तेल हुआ, उसके जो कण हैं वो पास पास होंगे ज़्यादा, किसके बजाय दोस्तों, पानी के। और जिसका घनत्व, यानी दोस्तों घनत्व क्या है दोस्तों, घनत्व जो है डिपेंड करता है दोस्तों उस पदार्थ के कणों की श्यानता के ऊपर। यानी कण जितने पास पास होंगे, मान लीजिए दोस्तों कोई ठोस है, इसके कण ज़्यादा हैं, इसमें पास पास कण हैं, ये कोई द्रव है, इसमें कण दूर दूर हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा, इसका घनत्व कम होगा, तो ये इसका बहाव भी ज़्यादा कम होगा, इसका बहाव ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों इसके कण दूर दूर हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों गाढ़ा जो द्रव होता है उसमें श्यानता ज़्यादा पाई जाती है बजाय तरल की। आगे आपको याद रखना है द्रव की विभिन्न परतें जब एक दूसरे पर फिसलती हैं या फिसलने का प्रयास करती हैं तो उनकी परतों के मध्य एक स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है, जो आपस में फिसलने की गति का विरोध करता है। और यह जो कि दोस्तों तरल का यह गुण क्या कहलाता है दोस्तों, श्यानता। और आगे हम समझ सकते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जब किसी तरल पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो बल के कारण तरल के विकृत होने का वह तरल विरोध करता है, और यह गुण क्या कहलाता है दोस्तों, श्यानता। अगला पॉइंट है दोस्तों, श्यानता सभी तरलों में अर्थात सभी द्रवों में व गैसों में पाई जाती है। गैसों में भी जो है दोस्तों श्यानता पाई जाती है, तरलों में भी पाई जाती है, नहीं दोस्तों द्रवों में भी पाई जाती है, तरलों में भी, बजाय ठोस के शब्द, ठोस में कभी श्यानता हो ही नहीं सकती, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, जिन द्रवों की श्यानता कम होती है वे आसानी से फैलते हैं, और जिन द्रवों की श्यानता कम होती है वे कम फैलते हैं। सॉरी दोस्तों, श्यानता ज़्यादा है, ये कम नहीं है दोस्तों, ज़्यादा होगी, वो कम फैलेंगे। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता कम होती है, बिल्कुल सही बात है, और गैसों की श्यानता बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। यह आपको याद रखना है कि गैस ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की जो श्यानता होती है दोस्तों ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और गैसों की श्यानता जो है ताप के समानुपाती होती है। अगला पॉइंट आगे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, द्रवों की श्यानता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है लेकिन गैसों की श्यानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और श्यानता घनत्व बढ़ने पर बढ़ती है। द्रवों की श्यानता का कारण ससंजक बल है, जबकि गैसों की श्यानता एक परत से दूसरे परत में अणुओं के विसरण के कारण होती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, द्रवों की विभिन्न परतों के मध्य कार्यरत बल को श्यान बल हम कहते हैं। अगर आपसे श्यान बल पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, द्रवों की विभिन्न परतों के मध्य जो कार्यरत जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं दोस्तों श्यान बल। और श्यानता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, पॉइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। आगे कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, याद रखनी है कि हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली सिद्धांत पर। गहरे जल का शांत होना किस पर जो है दोस्तों कार्य करता है, बर्नौली सिद्धांत पर। केस नली में कोई द्रव जल से अधिक ऊपर चढ़ रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, उस द्रव का पृष्ठ तनाव जल से ज़्यादा है और उस द्रव का घनत्व जल से कम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उस द्रव का पृष्ठ तनाव जल से ज़्यादा है, ये आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। आगे आपको याद रखना है उस द्रव का घनत्व जल से कम है, और उस द्रव के असंजक बल जल से ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यदि शरीर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि शरीर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा,
तो वह डूब जाएगा। शरीर का मतलब है दोस्तों कोई भी पिंड, कोई पदार्थ हो। शरीर का मतलब ये नहीं है हमारी बॉडी, नहीं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई पिंड हो, अगर वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा दोस्तों, डूब जाएगा। आगे आपको याद रखना है, साबुन के 2 विभिन्न प्रकार के बुलबुलों को एक नली द्वारा संपर्क में लाया जाता है। बड़े बुलबुले का आकार जो है बढ़ेगा तो छोटे का आकार क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। निम्न में कौन सा द्रव सर्वाधिक सघन होगा? जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल, जल। तो सर्वाधिक सघन कौन सा होगा दोस्तों, पेट्रोल। फिर उसके बाद होगा सॉरी दोस्तों, तेल होगा सर्वाधिक सघन, फिर उससे कम होगा दोस्तों आपका दूध, फिर उससे कम होगा जल, फिर डीजल, फिर पेट्रोल। आपको देखा हो दोस्तों, कभी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने गए हो, एक बूंद अगर आपके हाथ पर भी डल जाए तो पता नहीं चलता 1 मिनट बाद कहाँ गई बूंद। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊंचाई पर जाकर फट जाता है, क्योंकि दोस्तों वायु दाब वहां पर घट जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये कुछ पॉइंट और बचे हैं, इन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक होता है दोस्तों स्टोक्स का नियम, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, और ALP 2019 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है स्टोक्स के नियम से। तो देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में गति करती है तो वस्तु के साथ द्रव की परतें भी गति करने लगती हैं, अर्थात द्रव की परतों के मध्य अपेक्षिक गति आरंभ हो जाती है, और द्रवों के अंदर किसी वस्तु पर लगने वाले श्यान बल का मान वस्तु के आकार, आकृति, वस्तु की गति पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे गति बढ़ती है वैसे वैसे श्यान बल का मान भी बढ़ता है, और एक बिंदु पर वस्तु ऊपर व नीचे की ओर लगने वाले बलों का मान समान हो जाता है, और वस्तु एक नियत वेग से नीचे आने लगती है, और ये जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग। सीमांत वेग का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है सीमांत वेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। सीमांत वेग से किसी n श्यानता के द्रव में गति करती हुई r त्रिज्या की गेंद या गोली पर लगने वाला बल श्यान बल स्टोक्स के नियम के सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, और यह फॉर्मूला होता है दोस्तों F होता है दोस्तों क्या, बल। F बराबर होता है दोस्तों 6 पाई NRV। n का मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी द्रव की श्यानता, r क्या है दोस्तों, किसी पिंड की त्रिज्या, और v क्या है दोस्तों, सीमांत वेग। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों सीमांत वेग के ही बारे में, ये आपके लिए बता चुका हूँ। अगला है दोस्तों आपका टॉर्सली का प्रमेय। टॉर्सली प्रमेय क्या है दोस्तों, तो टॉर्सली प्रमेय जो है दोस्तों, पात्र के किसी द्रव छिद्र के द्रव के बहिर्वाह का नियम जो है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, टॉर्सली प्रमेय। यानी दोस्तों किसी छिद्र से द्रव का प्रवाह कितना है क्या नहीं है, कितना प्रवाह, उसका प्रवाह कितना तेज है, कितना कम होता है, वो निर्भर करता है दोस्तों टॉर्सली प्रमेय पर। इन टॉर्सली ने ही इसके बारे में बताया था कि छिद्र के द्वारा किसी अगर द्रव का निष्कासन हो रहा है तो उस द्रव का, यानी कोई द्रव निकल रहा है तो उसकी धारिता क्या होगी, ठीक है दोस्तों। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, किसी पात्र में भरे द्रव की सतह से h गहराई पर किए गए छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिर्वाह वेग निम्न होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये वाला है, b बराबर √2gh। h होता है दोस्तों गहराई या हाइट, ठीक है, और बहिर्स्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में प्राप्त कर लेता है, और इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, टॉर्सली प्रमेय। तो दोस्तों ये आपका था क्या दोस्तों, एक प्रेशर वाला टॉपिक, जो कि मैंने दोस्तों आपका कंप्लीट करा दिया है। कल से हम एक नया टॉपिक हम देखने को जो है दोस्तों पढ़ेंगे, और कल के लिए आप इंतज़ार करें। पहले आप इन सारी चीज़ों को नोट्स बनाएं दोस्तों, इनके रिवाइज करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप नोट्स बना रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं है आज आपने नोट्स बना लिया कल के लिए चल कल देखेंगे परसों देखेंगे, नहीं, रेगुलर डेली आपको रिवाइज करना है। जैसे आपने आज नोट्स बना लिए, अभी नोट्स बनाए हैं, तो 2-3 घंटे बाद आप रिवाइज कर लेना, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा आपको कितना याद हुआ है, पढ़ते समय कितना याद नहीं हुआ है, और क्या कमी रही है, अब कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है,
ताकि दोस्तों जब आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आए या कोई भी एग्ज़ाम आए तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकती हैं आपकी, अगर आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज करते हो। तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है प्रेशर, वो हमारा कंप्लीट होता है आज की इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।